नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद आरिफ खान। आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। सिद्धार्थनगर जिले के दुधवनिया बुजुर्ग गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अब्दुल कय्यूम रहमानी फाउंडेशन की तरफ से शहीद भगत सिंह की स्मृति में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान का संदेश नाम से एक ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन 19 मार्च को किया गया। महात्मा बुद्ध की धरती पर आयोजित इस प्रोग्राम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आनंद वर्धन सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इतिहास के प्रसिद्ध जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी, विशिष्ट अतिथि के रूप में बहादुर शाह जफर के परपौत्र पुत्रवधू बेगम समीना, सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद जाहिद। इस कार्यक्रम में शहीद अशफाकुल्लाह खान के परपौत्र अशफाकुल्लाह खान ने भी शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अशफाकुल्लाह खान, रामप्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को लेकर अपने विचार प्रकट किए और लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर भगत सिंह के भतीजे चरणजीत सिंह ने फोन के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित किया। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और यकीन मानो सम्मानित साथियों, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक लाइन बहुतों को सुना और बहुतों को पढ़ा, लेकिन राम पुनियानी जी जैसा किसी को आज तक बोलते हुए नहीं सुना। आखिरी शेर के साथ आपसे गुजारिश है कि हसरत ही रही कोई हमें इतिहास पढ़ाता, हसरत ही रही कोई हमें इतिहास पढ़ाता, जिसने भी पढ़ाया नफरत ही पढ़ाया, नफरत ही पढ़ाया। राम पुनियानी जी का स्वागत बहुत अध्यक्ष महोदय और बद्र आलम जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे आज के इस जलसे के लिए बुलाया। और जैसे बद्र आलम जी के वालिद साहब ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है, इस क्षेत्र में बद्र आलम जी भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। वो ये कि समाज की चेतना को एक सही दिशा देने का काम। मैं ये मानता हूँ कि राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, पर राजनीति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो है वो है विचार। और विचारों के लिए जो आज उन्होंने एक कार्यक्रम तय किया, शहीद आज़म भगत सिंह के जो 23 मार्च को शहादत दिवस आने वाला है, उसके सम्मान में कार्यक्रम, और उसी के साथ साथ बाकी आज़ादी के आंदोलन के शहीदों को भी याद करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और आज ये इसलिए महत्वपूर्ण हो रही है कि आज राजनीति से हम बच नहीं सकते। पार्टियों के नाम न ले चलेगा, पर जरा याद रखिए, पार्टियों के नाम लेना ज़रूरी नहीं है, पर पार्टियों का पैटर्न समझना ज़रूरी है। दो प्रकार की पार्टियां हैं, दो प्रकार के राजनीतिक प्रवाह हैं। एक राजनीतिक प्रवाह वो है जिस रास्ते पर डॉक्टर अंबेडकर चले, भगत सिंह चले, महात्मा गांधी चले। ये तीन का जो मेरा जोड़ा आपने यहाँ रखा है बद्र आलम जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीन मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। इसलिए सबसे बड़े आदर्श है, महात्मा गांधी देश के सभी लोगों को जोड़ते हैं। पहले कोई मद्रासी, कोई मलयाली, कोई बंगाली, कोई आसामी, कोई उत्तर प्रदेश वाला, और उनको एक भारतीय बनाने वाला जो व्यक्ति था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद शहीद आजम भगत सिंह, क्या किया उन्होंने? मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें कह दी। जीवनी के बारे में आनंद जी ने कहा, समीना बेगम जी ने भी बहुत अच्छी बातें कही। मैं उनकी जीवनी को नहीं दोहराऊंगा, मैं एक सरल बात कहूंगा कि भगत सिंह ने 23 साल 8 महीने की उम्र पे जो काम किया और जो देश के नवयुवकों को रास्ता दिखाया, ये वही रास्ता था, वही जोश था, वही त्याग था जिसके कारण देश को आजादी मिली। इस बात को याद रखिए। और तीसरे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, कहना ही क्या। आज हम जिन बातों को लेके चलते हैं, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, कहने को सब कहते हैं भारतीय संविधान, पर जब करने का मौका आता है तो किसी और किताब को नाम लेकर चलते हैं।
और वो किताब का नाम आप मुझे बताएंगे? वो किताब जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने जलाया था, कौन सी किताब थी? मनुस्मृति। थैंक यू वेरी मच। तो कहने को है ना, मुंह में राम बगल में कुछ और, तो वो आज की राजनीति चल रही है। अब जहां तक पहले मैं बहुत सराहना करता हूँ, आपने इन 3 विभूतियों के चित्र यहाँ रखे। फिर मैं आता हूँ एक सवाल मेरे पहले के वक्ता का, शुक्ल जी का। शुक्ल जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया, इसको सोचिएगा। मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, पर इसको आप भी सोचिएगा। उसने कहा हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनका गौरव कर रहे हैं, पर स्वतंत्रता सेनानी कौन होता है? क्या महाराणा प्रताप की वो काल्पनिक बेटी जिसके हाथ से भूत मिलाओ घास की रोटी छीन कर ले गया, क्या वो महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे? सोचिएगा। मैं महाराणा प्रताप की बहादुरी को कम नहीं आंक रहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहादुरी को कम नहीं आंक रहा, पर स्वतंत्रता संग्राम क्या होता है ये समझने की जरूरत है। और उसके लिए समझना पड़ेगा गुलामी, देश की गुलामी क्या होती है। सरल भाषा में जब आप गुलामी के खिलाफ विद्रोह करते हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम होता है। अब उसकी भी 2 परिभाषा है। एक मजाक में कहता हूं, और ये सवाल मैं कई मीटिंग में पूछता हूं, हमको आजादी कब मिली? एक्सक्यूज मी, आपको जवाब देना है। आजादी कब मिली? 2014। खैर, एक बड़ी एक्टर तो बोलती है जी, मैं आता हूं उस पर। हमको आजादी जो मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली, क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। जैसे समीना बेगम ने बहुत अच्छे से बताया कि पहले भारत में मुसलमान राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे, और मुगलों के काल में तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी का, थैंक यू समीना बेगम जी, आपने बताया कि वो दुनिया के पूरे जीडीपी का 1/4 था। और अंग्रेजों के जब अंग्रेज यहाँ गए तो अंग्रेजों ने पूरा लूट खसोट लिया, और हमारा जो जीडीपी दुनिया का कंट्रीब्यूशन था वो 4% हो गया, 25% से गिरकर 4% हो गया। तो जो कहते हैं कि 2014 को आजादी मिली, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आजादी का मतलब आपको समझने की जरूरत है। वो मैडम को भी बता दीजिएगा, वो मैडम आपको जानते हो ना, बहुत बड़ी एक्टर है, कभी मणिकर्णिका के नाम पे झांसी की रानी बन जाती है, बहुत बहादुरी बात बताती है लकड़ी के घोड़े पर बैठकर, और बोलती है देश 2014 को आजाद हुआ। खैर एनीवे, अब भगत सिंह को हम किस संदर्भ में देखें? पहले तो ये देखें कि देश की गुलामी, उसके खिलाफ संघर्ष चल रहे थे। देश की गुलामी के खिलाफ संघर्ष चल रहे थे। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन जब करना होता है तो उसको सापेक्षता में करना होता है। जी, भगत सिंह जब भगत सिंह पटल पर आए तो एक तरफ आजादी का आंदोलन चल रहा था, और 1920 के बाद से महात्मा गांधी इसके सर्वमान्य नेता बन गए थे। और महात्मा गांधी का एक सरल सिद्धांत था कि लोगों की भावनाओं का आदर करो, एक सर्वसमावेशी इंक्लूसिव धर्म को मानो। धर्म को इस प्रकार से नहीं मानो, अगर मैं हिंदू हूं तो मुसलमान अगर है तो मेरा दुश्मन है, अगर मैं मुसलमान हूं तो हिंदू मेरा दुश्मन है। उस प्रकार के राजनीतिक प्रवाह भी थे। तो 3 प्रकार के राजनीतिक प्रवाह थे। एक राजनीतिक प्रवाह इस्लाम के नाम पे राष्ट्र बनाना चाहता था, पहचान लिया आपने। एक राजनीतिक प्रवाह हिंदू धर्म के नाम पे बनाना चाहता था, और तीसरा प्रवाह था जो सभी लोगों को जोड़कर स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों को विकसित करना चाहता था। और भगत सिंह इसी परंपरा में थे। अब इसी परंपरा में शायद आनंद जी ने एक उल्लेख किया कि एक परंपरा थी क्रांतिकारियों की। ये अपने आप को दूसरे आंदोलन से अलग मानते थे। अलग इसलिए नहीं मानते थे कि उनके मूल्य अलग थे, पर वो कहते थे कब नौजवान थे, खून गर्म था, जल्दी चाहिए आजादी।
तो शुरू में वो हिंसा में विश्वास रखते थे और इसलिए वो एक अनुशीलन समिति नाम का एक संगठन था कलकत्ता में, और कलकत्ता के अनुशीलन समिति में इनके बाद खास तौर से चंद्रशेखर आजाद और शहीद आजम भगत सिंह और बाकी जिन लोगों का नाम लिया गया इन्होंने मिलकर बनाया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नाम को जरा ख्याल कीजिए, आगे इस नाम को मैं विकसित करूंगा और नाम का मतलब भी समझिए। भगत सिंह आए और भगत सिंह की एक बात खास तौर से आज आप बता दूंगा कि भगत सिंह पढ़ने के बहुत शौकीन थे, लिखने के बहुत शौकीन थे। बीच में तो बात में आऊंगा, पर उनकी एक अंतिम बात पहले बता दूं। फांसी की सजा के लिए लाहौर की जेल में है, लाहौर के जेलर के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। क्या मुसीबत खड़ी कर दी? उन्होंने लाहौर के जेलर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ की लाइब्रेरी की किताबें पढ़ना है। अब जेलर एक के बाद एक किताब ला के देता रहा, भगत सिंह उसको चाट जाते, किताबें खत्म हो गई तो उन्होंने कहा बाहर की लाइब्रेरी से ला के दो ना, मुझे और पढ़ना है, मेरे पढ़ने की भूख जा नहीं रही। और ये आज उस समय बोल रहा हूं मैं जब पढ़ने की भूख नहीं है। मुझे बहुत खुशी है कि लोग कह रहे हैं आपकी किताबें खत्म हो गई, पर ज्यादातर आजकल पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आनंद जी ने कहा कि वो रोज सुबह 2 घंटा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो भगत सिंह में ये बात थी, और इस बात का उच्चतम बिंदु देखिए, 24 मार्च को उनको फांसी दी जाने वाली थी, 23 मार्च को उसको प्रीपोन कर दिया गया, जल्दी कर दिया गया। जेलर आया और उसने कहा भगत चलो तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया है। पहली बात तो ये कि जैसे अशफाकुल्लाह जी के बारे में बताया गया, फांसी का कोई गम नहीं, बस मजे में रहते थे, मजे में यानी जो भी अपना काम करते रहते थे। और जब जेलर आया तो इस बात को जरा नोट कीजिएगा, जेलर आया तो उन्होंने कहा जेलर साहब मुझे 10 मिनट और दीजिए। बोले क्यों, क्या बात है भाई? बोले मैं किताब पढ़ रहा हूँ, किताब की 4 पन्ने बाकी है, वो मैं पढ़ लूं तो मैं आपके साथ फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा। ख्याल कीजिए, मैं मरने वाला हूँ, फांसी होने वाली है, पर अपने ज्ञान की लालसा को पूरा करके मरूंगा। और यही उनके जीवन का मूल मंत्र था, जिसके कारण उन्होंने पत्रकारिता की, किताबें लिखी। 23 साल 8 महीने में जो उन्होंने साहित्य की रचना की, उस पे कलेक्टेड वॉल्यूम्स निकले हुए हैं। और कलेक्टेड वॉल्यूम्स बहुत बड़ी किताब है, बहुत सारी किताबों का मैं जिक्र करूंगा और उस पर आऊंगा। तो खैर आनंद जी की बात में थोड़ा जोड़ते हुए, शुरुआत में वो जो पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान जो उनका एसोसिएशन था, इसमें उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को ऐड कराया। पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसमें उन्होंने नाम ऐड कराया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। लोहिया जी को मानने वाले बहुत हैं, समाजवाद की अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं हैं, कार्ल मार्क्स से लेकर तो राम मनोहर लोहिया, पर मुख्य बात एक ही है कि उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण रहे, उत्पादन के साधनों का फायदा जनता को मिले। और इसलिए आज मुझे याद आता है, आज के समय में राजनीतिक पार्टी का नाम तो मैं नहीं लेने वाला, पर उत्पादन के साधन कहाँ जा रहे हैं? जनता से जो भी, किसी ने कहा 70 साल में जो भी बनाया 7 सालों में बेचा जा रहा है, एक के बाद एक। और सोशलिज्म का दूसरा मोटा मतलब होता है गरीब अमीर के बीच की खाई को कम करना। अमीर ज्यादा अमीर न रहे, गरीबों की गरीबी ज्यादा न बढ़े, और मजदूरों को उनका हक मिले, किसानों का उनका हक मिले, सब लोगों को अपना हक मिले। ये सोशलिज्म की मोटी परिभाषा, इसका एनालिसिस मत कीजिए, ठीक है। आज क्या हो रहा है? आज आपको बता दूं, अडानी का मामला तो चल रहा है, राजनीतिक मामला नहीं है, ये व्यवस्था का मामला है। व्यवस्था का क्या मामला है कि आज जो सत्ता का व्यवस्था है, उसमें अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग पहले से गरीब होते जा रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट को देखिएगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई अभी, ऑक्सफैम का संगठन
वो रिपोर्ट निकालता रहता है, उसमें उन्होंने कहा देश के 1% लोग देश की 60% संपत्ति पर नियंत्रण करते हैं और देश के 70% लोगों के पास 10% से भी कम संपत्ति है। अब यहाँ मैं एक बात और ऐड कर दूं, भगत सिंह के रेफरेंस में हम सब बातों को आज के संदर्भ में देखते जाऊंगा। तो मेरा एक विश्वास है और ये विश्वास पिछले 1 साल में पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। और वो विश्वास क्या है कि जब भी राजनीति को धर्म के कपड़े पहनकर किया जाएगा, जब भी राजनीति के ऊपर धर्म का लेबल लगाया जाएगा, देश का विकास नहीं हो सकता। और ये बात मैं पहले से मानता था। 1993 में बाबरी मस्जिद ढाई गई, तब से मैं बेचैन हो गया कि मजदूरों के अधिकार के लिए मैं काम करने का सोचता रहता था। मैंने कहा मजदूरों के अधिकार कब कहाँ बचेंगे? अगर डेमोक्रेसी नहीं रही तो किसी के अधिकार कहाँ बचेंगे? अभी कोई कह रहे हैं कि लोग में डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है, वास्तविक में कमजोर हो रही है। डेमोक्रेसी के बगैर हमारे अधिकारों का मिलना असंभव है। और जब भी धर्म के नाम की राजनीति मजबूत होती है, ये बात को ख्याल कीजिए, भगत सिंह के रेफरेंस में भगत सिंह ने धर्म के ऊपर बहुत लिखा है। उनकी किताब है, किताब से डरिएगा मत, किताब का टाइटल डरावना है, पर अंदर जो बातें हैं बहुत अच्छी अच्छी है। किताब का टाइटल है मैं नास्तिक क्यों हूं। मैं यहाँ नास्तिकता का प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं, मैंने गांधी जी की बात की, मौलाना आजाद की बात करूंगा, सब धार्मिक लोग थे, पर भगत सिंह ने धर्म के कौन से पहलू की आलोचना की? 2 पहलुओं की। एक पहलू की आलोचना उन्होंने की कि धर्म के नाम पे लोग आडंबर खड़ा करते हैं, अंधविश्वास पैदा करते हैं, केवल कर्म कांड को धर्म मान के चलते हैं। ख्याल कीजिएगा, कर्म कांड यानी धर्म, गलत। धर्म होता है मानवता, धर्म होता है जो हमको मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना सिखाए, वो धर्म होता है। और भगत सिंह अपनी किताब में नास्तिक क्यों में पूरे विस्तार में बताते हैं कि कैसे कुछ लोग लोगों के विश्वास का फायदा लेकर अपना धंधा खोल लेते हैं। कभी एक्सरसाइज सिखाते हैं, कभी कुछ पाउडर बेच देते हैं, और कुछ नहीं तो गोमूत्र का धंधा चालू कर देते हैं। और इसी धर्म के नाम पर आपको पता होगा कि एक बहुत बड़े बापू थे, आजकल जेल में हैं, क्या नाम है? और एक वो राम रहीम गुरमीत वगैरह थे ना, क्या थे? इलेक्शन के पहले उनको पैरोल मिल जाता है कि जाओ भाई इस पार्टी का प्रचार करो, जेल में क्या है, कानून तो हमारे हैं। तो ये धर्म के नाम का दुरुपयोग नंबर 1। और धर्म के नाम का दुरुपयोग नंबर 2 जो भगत सिंह के समय भी चल रहा था, और वो था एक तरफ इस्लाम के नाम की राजनीति, इस्लाम के आधार पे नहीं, इस्लाम के नाम पर मुस्लिम राष्ट्र की मांग, और दूसरी तरफ हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र की मांग। क्या भगत सिंह इनके बारे में नहीं जानते थे? जानते थे। क्या भगत सिंह ने मुस्लिम लीग का सहारा लिया, हिंदू महासभा ज्वाइन की? गलत। उन्होंने आंदोलन के साथ ही जुड़े रहे। और उसी में मैं एक बात पहले धर्म के नाम की राजनीति की बता दूं। आपने थोड़ा पड़ोस में भी हुआ थे, पड़ोस आस पड़ोस का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। आपको पता होगा सिलोन श्रीलंका में 10 महीने पहले एक बहुत बड़ा उठाव हुआ। उठाव क्या हुआ? महंगाई, बेरोजगारी, खाने पीने की चीजें की कमी, लोग उठकर गए, श्रीलंका की राष्ट्रपति के घर पे आक्रमण कर दिया वगैरह वगैरह। और उसी के साथ मैंने श्रीलंका का थोड़ा अध्ययन किया। श्रीलंका का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला श्रीलंका में जो राजनीति बड़ी पावरफुली चल रही है वो राजनीति है सिंहला बुद्ध धर्म की। आप जब मुझे बुद्ध की मूर्ति देते हैं, लखनऊ में भी दी थी, यहाँ भी दी, दिल बाग बाग हो जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध के मूल्य मेरे दिल के सबसे करीब हैं। श्रीलंका में उसी बुद्ध धर्म के आवरण में जो राजनीति हो रही है उसने वहां के हिंदू तमिलों पे भयंकर अत्याचार किया, मुसलमानों पे अत्याचार किया, क्रिश्चियन पे अत्याचार किया। पिछले 60 साल आजादी के बाद से श्रीलंका में सिंहला बुद्ध धर्म पावरफुल रहा।
और उसका क्या हाल हो गया है आप देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, पड़ोस का देश पाकिस्तान, उसको दुश्मन देश मत मानिए। देश एक होता है, लोग दूसरा होता है। थोड़ा लगे हाथ बता दूं, पाकिस्तान जाने का मुझे भी मौका मिला। 8-10 दिन था, 8-10 दिन था। इतने मोहब्बत से, इतने प्यार से लोग मिलते थे, मेरा वजन बढ़ गया। अब जो भी होगा मेरा वजन, उसकी कल्पना आप कर लीजिए। इतनी मोहब्बत से मैं रहा, पर सरकार में गड़बड़ है। सरकार में क्या गड़बड़ है? इस्लाम के नाम की राजनीति, और इस्लाम के नाम की राजनीति के कारण पाकिस्तान का बुरा हाल है। आटा 130 रुपए किलो, रोटी, एक रोटी 30 रुपए की, और महीने की आय केवल 5,000 या 6,000। अपने आप ही वादा किया गया था ना, मैं पावर में आया तो डॉलर 1 रुपए के बराबर हो जाएगा, था वादा। पर वादा तो करते हैं हमारे, हम ही बोलते हैं भाई जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इन लोगों को वो बात लागू नहीं होती। वादा था 1 रुपए के बराबर $1 हो गया, आज मेरे ख्याल से 80 के पार हो गया। तो पाकिस्तान में ये हाल है। और तीसरा हाल, एक पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां भी मजहब के नाम की राजनीति मजबूत रही। श्रीलंका को देख लीजिए, मजहब के नाम की राजनीति मजबूत रही। और यही बात 6 दिसंबर 1992 को एक पाकिस्तानी की कवित्री पोएटिस, जो एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट की पत्नी थी, फहमीदा रियाज, उस समय दिल्ली में रहती थी और बहुत लिबरल सेक्युलर किस्म की महिला थी। बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद उन्होंने एक कविता लिखी भारत को एड्रेस करते हुए, अरे तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, हम तो गलत रास्ते पे थे, तुम भी उसी रास्ते पर आ रहे हो। यानी हम तो मजहब के नाम की राजनीति करके देश को बर्बाद कर चुके हैं, तुम उसी रास्ते पर आ रहे हो। और यहाँ ये बात जो भगत सिंह, धर्म की आलोचना, धर्म नहीं, धर्म की प्रैक्टिस की आलोचना, एक तरफ धर्म के नाम पे अंधविश्वास, दूसरे धर्म के नाम की राजनीति, ये दोनों चीजें भगत सिंह की राइटिंग्स में हमको मिलती हैं। और आज लगता है उस 23 साल के लड़के ने कितनी दूरदृष्टि से ये बात कही कि जहां भी धर्म का दुरुपयोग होता है, समाज की प्रगति नहीं हो सकती। अब आनंद जी ने बहुत अच्छे से बताया। शुरू में वो हिंसा को मानते थे, सॉन्डर्स का मर्डर किया, उनके बारे में भी बताया उन्होंने। पर बाद में वो इस कंक्लूजन पर आ गए कि अगर देश को आजादी दिलाना है तो ये अहिंसा के जन आंदोलन के माध्यम से ही आ सकती है। कौन कह रहा है? गांधी नहीं, भगत सिंह कह रहे हैं अगर देश को आजादी दिलाना है तो ये अहिंसा के रास्ते वाले जन आंदोलन के माध्यम से हो सकती है। और इसके प्रमाण के रूप में भगत सिंह का जो पत्र है, भगत सिंह की जो मीटिंग है, उनके पिता किशन सिंह शायद उनका नाम था, उनके पिता से जो उनकी मीटिंग हुई। किशन सिंह अब खैर आते हैं, बाप का दिल है, बोलते हैं भगत ये क्या कर रहा है तू, 23 साल का है, माफी मांग ले, छूट जाएगा, तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तो भगत सिंह उनको डांटते हैं, पिता को डांटते हैं, बोले खबरदार आपने जो ऐसी बात कही, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ जो माफी मांगू। खैर खबरदार जो ऐसी बात की। और उसके बाद मैं क्रांतिकारी हूँ, मैंने देश के खिलाफ विद्रोह किया है अपनी आजादी के लिए। इन्होंने तो मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खून देना चाहिए। और पिता को कहते हैं खैर मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप आज़ादी के रास्ते पे, उनके पिताजी कांग्रेस के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, उसके वो चुनकर भी आए थे। और पिता को उन्होंने सलाह दी कि आप आज़ादी के आंदोलन में शामिल होइए और गांधी के रास्ते पर चलिए। ये मैं नहीं कह रहा, भगत सिंह कह रहे हैं। यानी शुरू में जवानी का जोश, जो भी चीज़ें हैं, हिंसा का रास्ता, और बाद में जैसे उन्होंने गांधी का रास्ता भी अख्तियार किया, हंगर स्ट्राइक पे भी गए। और ये उनका एक अमूल्य योगदान है भारत के इतिहास में। जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं सबको सलाम, सबको आदर। पर
पर ऐसा क्रांतिकारी मैंने आज तक नहीं देखा जो 23 साल की उम्र तक लेख लिखता है, किताबें लिखता है, आंदोलन में शरीक होता है। सॉन्डर्स के वध के बाद की दूसरी घटना मैं आपको बता देता हूं कि उस समय 1920 पार्लियामेंट में एक बिल चल रहा था, ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट। ये क्या एक्ट था? मजदूरों के अधिकारों को दबाने के लिए। अभी आज भी तो पिछले 8-10 साल से मजदूरों के अधिकारों को दबाने वाले बहुत कानून आ रहे हैं। उस समय भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उनके साथियों ने सोचा कि हमको देश की जनता को जागरूक करना है, देश की जनता को जागरूक करना है, इसीलिए हम असेंबली पर बम फेंकेंगे और असेंबली पर बम ऐसा फेंकेंगे जिससे किसी की मृत्यु न हो। ख्याल कीजिए। और इसके लिए एक बहुत बेहतरीन किताब है, बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। कई बार बम फोड़ा जाता है मारने के लिए, इन्होंने कहा हमको बहरों को सुनाना है। असेंबली में गए, वहां से बम फेंका ऐसी जगह पर जहां किसी को चोट ना पहुंचे और उसी के साथ उन्होंने वहां पर्चे फेंके। हम ब्रिटिश सत्ता का विरोध करते हैं, हम जो उपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, मजदूरों के अधिकार अमर रहे, ऐसे वो नारे लगाते रहे और वो पकड़े गए। भागे नहीं, पकड़े गए। और फिर उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी कि क्यों किया जाए? जैसे बताया गया कि उन्होंने कहा मैं खुद का मुकदमा खुद लड़ूंगा। क्यों भाई? अभी आजकल तो गोदी मीडिया है, लोगों की बात जनता तक पहुंचती नहीं है, इसलिए आपको सोशल मीडिया शुरू करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी आवाज जनता तक पहुंचाने का एक ही माध्यम है, वो है कोर्ट में हमारी बहस। अगर हम पे मुकदमा चलेगा, हमको मौका मिलेगा कि हम जज के सामने अपनी बात रख सकेंगे और अखबारों को वो कवर करना पड़ेगा, मजबूरी से कवर करना पड़ेगा। तो इसलिए आप भगत सिंह के जो बयान कोर्ट में उन्होंने दिए थे वो हमारे लिए टेक्स्ट बुक है और उनका तरीका हमारे लिए ये तरीका है। अगर गोदी मीडिया आपकी बात को नहीं लेता, दूसरे रास्ते अपनाइए। आजकल तो व्हाट्सएप है, क्या व्हाट्सएप का उपयोग उन्हीं को करना है? क्या हम व्हाट्सएप का अच्छा उपयोग नहीं कर सकते? भगत सिंह से हमको ये सीखना है कि बदरे आलम जी जो कर रहे हैं, लोगों ये असली आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को जगाने के लिए, भगत सिंह ने वो काम असेंबली में बम डालकर किया। और खैर ये उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है, पर सवाल तो ये है कि हमको इससे सीखना चाहिए। पहला कि हिंसा के रास्ते से समाज बदल नहीं सकता। हमारे कई भटके हुए दोस्त हैं जिन्होंने कहा जो सत्ता है वो बंदूक की नली से निकलती है। अरे आपके पास एक बंदूक की नली है, सरकार के पास 1000 बंदूक की नलियां हैं, क्या करेंगे आप? और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह का आविष्कार किया था, वो सत्याग्रह का रास्ता अंबेडकर जी ने भी अपनाया। आपको याद होगा उस समय दलितों को कुओं पर पानी पीने का अधिकार नहीं था। आई होप आज है। तो उन्होंने एक आंदोलन किया था, चौदार तालाब का आंदोलन, और इसको चौदार सत्याग्रह बोलते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने कालाराम मंदिर का भी आंदोलन किया था। तो ये रास्ते जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज के संदर्भ में हम क्या देखें? अब कई बार आरोप लगाए जाते हैं गांधी पर। थोड़ा भगत सिंह से संबंधित कहता हूँ कि एक बात बहुत लोकप्रिय बनाई गई है कि गांधी ने भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए कुछ नहीं किया। बड़ा हैरान हूँ। अभी आपको पता है, मुझे बहुत शर्म आती है, एक बहुत बड़े प्रगतिशील लेखक थे, उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई, उसमें गोडसे का महिमा मंडन किया गया। एक फिल्म और आई थी, मैंने उसका क्लिप देखा था, क्लिप आ रहा घूम रहा था, और उसमें गोडसे बयान देता है कोर्ट में, ऐसा बताते हैं वो कि महात्मा गांधी के प्रति मेरा बहुत गुस्सा था। गुस्से का पहला कारण था कि जब भगत सिंह को फांसी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ये आज वाली कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप बोलेंगे मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो प्रस्ताव किया था भगत सिंह की फांसी का विरोध करते हुए, महात्मा गांधी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया। ये फिल्म में बता रहे हैं। और दोस्तों, मैंने इसका स्टडी किया, मैंने पढ़ा, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता।
1931 में भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च, और उसके थोड़े दिन बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और कराची अधिवेशन में सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा पास हुआ? वो प्रस्ताव था अंग्रेजों की निंदा का प्रस्ताव कि आपने भगत सिंह जैसे महान देशभक्त को फांसी क्यों दी। और वो प्रस्ताव को किसने लिखा था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी भगत सिंह के रास्ते अलग थे, और दोनों जानते थे कि अगर हम देश की आजादी के लिए नहीं जुड़ सकते तो हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए महात्मा गांधी ने ये प्रस्ताव पास कराया। और उसके पहले भी बता दूं, पहले तारीख में मैं आगे पीछे हो सकता हूँ, फांसी के 1-2 हफ्ते पहले महात्मा गांधी ने वाइसरॉय को लेटर लिखा कि आप भगत सिंह को फांसी दे रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि भगत सिंह ने जो काम किया निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया, उन्होंने देश की भावना के लिए, देशभक्ति के लिए इस प्रकार का काम किया था। तो आप उसकी फांसी की सजा को मुलतवी कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, रद्द कर दीजिए। वाइसरॉय का जवाब नहीं आया। फिर से लेटर लिखा उसी बात को दोहराते हुए, और बाद में वाइसरॉय लॉर्ड इरविन वाइसरॉय अपने फेयरवेल स्पीच पे कहते हैं, जब गांधी जी ने मुझे पत्र लिखा कि भगत सिंह की सजा को माफ कर दो, तो मैं सोचने लग गया कि अहिंसा का इतना बड़ा पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी भगत सिंह के लिए माफी मांग रहा है, मैं क्या करूं? मैंने सोचना चाहिए। तो उन्होंने, खैर वाइसरॉय के ऊपर भी थी ब्रिटिश काउंसिल, गुलामी तो इसीलिए थी, उनको ऑर्डर कहाँ से लेना पड़ता था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने उधर रेफर किया, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया कि इनको फांसी की सजा माफ नहीं कर सकते। कारण क्या? कारण ये कि पंजाब के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने पत्र लिखा था ब्रिटिश सरकार को कि अगर भगत सिंह की सजा को माफ किया गया तो हम अंग्रेज ऑफिसर जो पंजाब में काम करते हैं, जिनका साथी सॉन्डर्स को इसने मारा था, हम सब सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देंगे। समझिए इस बात पे आज कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है गांधी के खिलाफ कि गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। और मुझे लगता है जितनी कोशिश हो सकती थी, गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया भगत सिंह को बचाने के लिए, और जब नहीं भी बचा सके तो कांग्रेस में उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव पास कराया, अंग्रेजों की निंदा का प्रस्ताव। तो ये उनके जीवन की सच्चाई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं इसने भगत सिंह को नहीं बचाया। और भगत सिंह का भी अभी देखिए, उनके बहुत सारे लेखों का जिक्र हुआ। एक लेख में भगत सिंह की दूरदृष्टि देखिए, वो उस समय के कीर्ति राम, या उसमें जहाँ भी उन्होंने लिखा था, लेख में लिखा आज के नेता और उनकी खासियत, इस आधार पर लेख लिखा। और उन्होंने अंत में कंक्लूड किया, आज युवकों के सामने सबसे आदर्श नेता जो है वो है जवाहरलाल नेहरू। आपको हैरानी हो रही होगी, एक भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाला, वो बाकी नेताओं की तुलना में एक तरफ गांधी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू की तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक समझ है, और ये बात हमको बाद में देखने को भी मिली। तो जो मैं बात कर रहा था कि उनकी इस बात के साथ साथ जो प्रचार किया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत नुकसान वाला है। फिर से उस बात पर आता हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह की किताब, तो खैर दुनिया में आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एग्नोस्टिक, नास्तिक के करीब थे। गौतम बुद्ध को तो हम बहुत मानते हैं, गौतम बुद्ध को ही हम भगवान बना देते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने ब्रह्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। गौतम बुद्ध ने कहा ये जगत सत्य है। दूसरे जो ब्राह्मणवादी दार्शनिक थे वो कहते थे जगत मिथ्या, आप और मैं क्या है, केवल एक ही सच्चाई है, वो है ब्रह्मा। और इसके खिलाफ गौतम बुद्ध ने कहा जगत सत्य है, मेरी दुख, मेरी पीड़ा, मेरी भूख, मेरा बाकी ये सब सत्य है, और जब तक हम इस सत्य को नहीं पहचानेंगे इसके खिलाफ हम काम नहीं कर सकते। खैर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, बांग्लादेश की बात कर रहा था, फिर बाबरी मस्जिद बीच में मैं लाया, और उसके बाद आगे देखिए कि भारत और पाकिस्तान की तुलना कीजिए।
और यहाँ भगत सिंह की दूरदृष्टि देखिए, जब वो जवाहरलाल नेहरू को युवकों को संदेश देते हैं कि आपको जवाहरलाल नेहरू को फॉलो करना चाहिए। आज़ादी के बाद इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना और भारत बना धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। भारत बना धर्मनिरपेक्षता के आधार पर। जो देश इस्लाम के नाम पर बना, बाद में 2 टुकड़ों में टूट गया। कई लोग जो धर्म के नाम की राष्ट्र की वकालत करते हैं, इस बात को नहीं देखते कि धर्म तो मानवता का सिद्धांत है। धर्म देश का आधार नहीं हो सकता। देश का आधार केवल संविधान, और केवल संविधान हो सकता है जो हमको बराबरी के मूल्य देता है। फिर पाकिस्तान बना। पाकिस्तान और भारत की कल तुलना करके देखिए। अभी पिछले 15-20 साल से तो मैं ये थोड़ा बोलने में डर करता हूँ, पर आप देखिए कि आज़ाद भारत में नेहरू के रास्ते पर चलकर, अंबेडकर के रास्ते पर चलकर भारत ने क्या उपलब्धि नहीं की। आप देखिए, मंदिरों की बात होती है, मंदिरों में हमारे बड़े बड़े उद्घाटन होते हैं। अभी पहले उल्लेख किया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कहा कि आप सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने मत जाइए, ये धर्म को राजनीति में मत लाइए। और आज तो हम देखते हैं बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर, 5-5 बार ड्रेस बदलकर मंदिरों का उद्घाटन किया जाता है। नेहरू के लिए मंदिर क्या थे? नेहरू के लिए भी मंदिर थे। 1954 में भाखड़ा नांगल बांध का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा ये जो बांध है जिससे हमारी खेती सुधरेगी, ये जो इंडस्ट्रीज है, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गा स्टील प्लांट, रायपुर राउरकेला स्टील प्लांट वगैरह वगैरह, ये जो हमारे IITs हैं, ये जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान है। तो 2 प्रकार के मंदिर आ गए। एक मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा, और दूसरा मंदिर 1980 के बाद एक रथ यात्री थे, पहचानते हैं? उन्होंने कहा ये क्या है, इंडस्ट्री, एजुकेशन वगैरह वगैरह, हमारे मंदिर तो मस्जिदों के नीचे हैं। मस्जिदों को तोड़ो, मंदिर बनाओ, देश की समृद्धि हो जाएगी। तो हम जिस गलत रास्ते पर चल रहे हैं, ये रास्ता हमारी प्रगति नहीं कर सकता। हमारी प्रगति करने के लिए हमको उसी नेहरू के रास्ते पर आना पड़ेगा, भगत सिंह की दूरदृष्टि पर आना पड़ेगा। और भगत सिंह उससे भी आगे जाकर कहते हैं कि अगर अंग्रेजों के जाने के बाद इसी प्रकार की शोषण की व्यवस्था बनी रहे तो देश में हमने कुछ हासिल नहीं किया। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि मजदूर को बराबर मजदूरी मिले, किसान को बराबर उसका हक मिले, नौजवानों को नौकरी मिले। और वो इस समाज की कल्पना करते थे जिसको मोटे तौर पर मैं समाजवाद कहूंगा। समाज की नीतियों का निर्धारण 2-4 पूंजीपतियों के हाथ में ना हो। कुछ पूंजीपति तो बन रहे हैं, कुछ तो फिर जो सरकार के करीब होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आती है तो भी हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, उससे उलझाने के लिए इधर उधर ले जाते हैं। तो भगत सिंह के समाजवाद के सपने के बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। केवल पार्टी को समाजवादी पार्टी कहना सफिशिएंट नहीं है। समाजवाद का मतलब होता है कि आप गरीबों के अधिकार, मजदूरों के अधिकार, किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करें और एक बेहतर जीवन को बना सके। अब मैं कल्पना में आता हूं, अगर भगत सिंह आज यहाँ खड़े होते, आज के हालात में अगर भगत सिंह होते तो वो क्या बोलते आप? मेरा तो वो दर्जा नहीं है कि मैं भगत सिंह के लेवल में बात कर सकूं। मोटे तौर पर मुझे लगता है भगत सिंह सबसे पहले कहते कि इस देश में जो नफरत फैलाई गई है वो हमारी अवनति, हमारे नीचे गिरने का आधार है। और जो नफरत धर्म के नाम पर फैलाई गई है वो नफरत को दूर करना हमारा काम है। ये वो देश रहा है जहां गंगा जमनी तहजीब सबसे महत्वपूर्ण रही है। एक तरफ अशफाकुल्ला खान का नाम आता है, बहादुर शाह जफर का नाम आता है, दूसरी तरफ
बाकी उन नेताओं का नाम आता है, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, ये वो देश है जो मिली जुली परंपराओं का देश है। तो मुझे लगता है अगर आज बद्र आलम जी भगत सिंह को यहाँ ला सकते तो भगत सिंह आपको कहते सबसे पहले धर्म के नाम पे जो नफरत है उसको समाप्त करो, और ये नफरत के बदले वो मोहब्बत पैदा करो इंसान से इंसान के बीच में, जो यहाँ सदियों से रहती थी। वो संस्कृति को ले आओ जहाँ मुगल दरबार में, मुगल महलों में जश्न ए चरागा मनाया जाता था। मेरा इशारा किस तरफ है? दिवाली, जश्न चरागा, जहाँ सूफी संत की दरगाहों पर, सूफी संत की खानका पर होली मनाई जाती थी, जहाँ उस प्रकार के उस्ताद रहते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हिंदुओं के पवित्र शहर बनारस में, हिंदुओं की पवित्र नदी गंगा के किनारे, हिंदू मंदिरों की सीढ़ियों पर देवी देवताओं को समर्पित करके शहनाई की कला को विकसित करते थे। ये वो देश है। और इस देश का उदाहरण देते हुए मैं एक और, मेरा बहुत प्यारी चीज है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, एक बीबीसी के एक सर्वे का मैं उदाहरण हर जगह देता रहता हूँ। देश में हिंदू मुसलमान का मेल जोल कितना था देखना है तो इसमें देख लीजिए। बीबीसी ने एक बार सर्वे कराया कि एनआरआई इंडियंस जो है उनमें जो लोग हिंदू लोग रहते हैं उनमें लोकप्रिय भजन कौन से हैं। 10 लोकप्रिय भजन में जो निकले उसमें 6 भजन गाने वाले थे मोहम्मद रफी। 6 भजन में से 5 भजन का संगीत देने वाले नौशाद अली, 4 भजन लिखे शकील बदायूनी ने, 3 भजन लिखे साहिर लुधियानवी ने। और उसका एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, बैजू बावरा, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये मेरा इंडिया है जिसको वापस लाने की अपील भगत सिंह के नाम पर मैं आपके सामने कर रहा हूं। जब तक हम धर्म के नाम पर नफरत की दीवारों को नहीं तोड़ेंगे देश का विकास होना असंभव है। जिस पार्टी को आपको वोट देना है दे दीजिए, पर हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मुस्लिम, इनमें जब मोहब्बत की बात हम पैदा नहीं करते, आप भूल जाइए कि देश का विकास होगा, भूल जाइए गरीबी दूर होगी, भूल जाइए कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसलिए भगत सिंह की कल्पना करते हुए मैं आज कहता हूं, एक धर्म के नाम की नफरत को खत्म कीजिए, और इसके लिए केवल भगत सिंह की जयंती मनाना, उनकी शहादत का दिवस मनाना काफी नहीं है। मैं भगत सिंह के रास्ते पर चलकर क्या कर सकता हूं, ये हर में से हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए। लेक्चर अच्छा हुआ, मीटिंग अच्छी हुई, मुबारक हो, ये सफिशिएंट नहीं है। हम में से अगर भगत सिंह अपनी जिंदगी का 100% देश के लिए दे सकते हैं, तो क्या हम जैसे सामान्य लोग अपनी जिंदगी का 2%, 5%, 10% समाज के लिए नहीं दे सकते? और इतने सारे लोग अगर समाज के लिए देंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी कम्युनिटी में मोहब्बत की बातों के लिए काम करेंगे। गरीब लोगों के, मजदूरों के, किसानों के आंदोलन का साथ देंगे, उनके साथ जुड़कर खड़े रहेंगे, और जो हमारा लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए हम क्या अपनी कम्युनिटीज में कार्यक्रम कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है, विशाल कार्यक्रम है, पर हम में से हर एक, क्या हम व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं जिसमें से अच्छे मैसेजेस लेकर हम लोगों तक पहुंचाए। भगत सिंह ने सोचा था मैं कोर्ट में बयान दूंगा, पूरी दुनिया में मेरा, देश में मेरा बयान चला जाएगा। आज वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम में से हर एक व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है, अच्छे मैसेजेस को आगे ले जा सकता है, और उसके लिए बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारे बाकी साधन हैं जिसका आप उपयोग करेंगे ऐसा। और अंत में मेरी अपील है, आज यहाँ से हम एक अपने आप को प्रॉमिस करें कि भगत सिंह का मैं आदर करता हूँ, और वो आदर तभी सच्चा साबित होगा जब मैं उनके रास्ते पर चलकर समाज के लिए, समाज की एकता के लिए, समाज में समाजवाद आने के लिए काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।